हेलो एवरीवन, मैं हूं शुभम और आप सभी का मेरे चैनल नॉलेज होम पे स्वागत है। आज आप लोगों का इंग्लिश स्कोर का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है और आज चलिए हम इसका क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे, हम उसके आंसर को आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करते हैं। हम आपको पहले पैटर्न बताते हैं, क्वेश्चन का क्या पैटर्न था। सिंपली जो सेट में क्वेश्चन का पैटर्न दिया हुआ था वैसा ही पैटर्न इसमें भी दिया हुआ है। सेक्शन ए पहले, यानी सबसे पहला सेक्शन ए था, उसमें हमें 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 1 से लेकर 7 तक। इनमें से कोई भी हमें 5 क्वेश्चन करने हैं और ये पैसेज के क्वेश्चन है। और सेकेंड हम लोग का दिया हुआ सेक्शन बी, जिसमें 8 से लेकर 10 तक क्वेश्चन नंबर दिए हुए हैं, यानी 3 क्वेश्चन है, इनमें से हमें कोई भी 2 अटेम्प्ट करने हैं। और उसके बाद थर्ड है हम लोग का सेक्शन सी, ये हम लोग का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ये लिटरेचर का पार्ट है और इनमें से हमें कोई भी 5 क्वेश्चन करने हैं और हमें 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं। और फिर उसके बाद हम लोग का सेक्शन डी आता है, जो जिससे कि हमें टोटल 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं और इनमें से हमें कोई भी एक करना है। ये भी लिटरेचर का पार्ट है और ये 5 मार्क्स कैरी करता है एक क्वेश्चन। तो हम लोग को ये हो गया। अब चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम सेक्शन ए की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन ए में हम लोग का पैसेज दिया हुआ है, तो पैसेज का हम ना ही क्वेश्चन लिखें ना ही पैसेज लिखें। आप लोगों के पास क्वेश्चन होगा तो आप वहाँ से मिला लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है, वेयर वाज द ऑथर गोइंग। ऑथर कहाँ जा रहा था, तो इसका आंसर होगा ऑथर वाज गोइंग टू भितरकानिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन उड़ीसा। मतलब कि भितरकानिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उड़ीसा में ऑथर वहीं पर जा रहा था। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है, वेयर वाज द फॉरेस्ट रेस्ट हाउस। जो फॉरेस्ट का रेस्ट हाउस है वो कहाँ था, तो पैसे में दिखेगा आपको, ये आंसर दिखा हुआ मिलेगा, इन द हर्ट ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट है उसी के हर्ट में है, यानी वो इसको आकर्षित बनाने के लिए इस वर्ड को इसलिए ऐसा लिखा है, लेकिन वहाँ पर आंसर जो पैसे में दिया हुआ है वही आपको उतार देना है। अब क्वेश्चन थर्ड हमसे पूछ रहा है, हाउ डिड द ग्रुप मैनेज टू रीच द गेस्ट हाउस। जो ग्रुप था वहाँ पर, वो गेस्ट हाउस तक कैसे पहुँचा, क्योंकि उन लोग का पहला बोट जो था, फर्स्ट बोट जो हायर किया था उन लोग, वो बोट उन लोगों को गेस्ट हाउस तक नहीं पहुँचाया था। उन्होंने दूसरा बोट हायर किया था आगे पहुँच के। तो वही हमको लिखना सिंपली यही, द दे अरेंज फॉर अ सेकेंड मोटर बोट टू रीच देयर गेस्ट हाउस। ये दूसरा मोटर बोट हायर किए थे अपने गेस्ट हाउस तक पहुँचने के लिए। अब क्वेश्चन 4 हमको बोल रहा है, विच क्रिएचर डिड दे सी फर्स्ट। सबसे पहला जानवर या क्रिएचर जो है वो कौन सा देखे थे उन लोग, तो सबसे पहले वो क्रोकोडाइल को देखे थे। द फर्स्ट क्रिएचर दे वर सी वाज अ क्रोकोडोल क्रोको वाज अ लार्ज क्रोकोडाइल बास्किंग इन द सन। हम लोग का 4 कंप्लीट हो गया। अब 5 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 पूछ रहा है, व्हाट डज द ऑथर मीन बाय द मैग्निफिकेंस ऑफ नेचर। जो मैग्निफिकेंस ऑफ नेचर है उससे उसका क्या सिग्निफिकेंस है ऑथर, मतलब ऑथर उससे क्या बोलना चाहता है मैग्निफिकेंस ऑफ नेचर से। मैग्निफिकेंस का मतलब हो गया आपका भावुक, जो आकर्षित करे आपको, उसी का मतलब यहाँ पर है। भव्य, जैसे नहीं बोलता है भव्य मेला लगा है, तो वही भव्य जो हो गया आकर्षित करने वाला, उसी को बहुत ही बड़ा भव्य जो हो गया उसी का मतलब मैग्निफिकेंस है का मतलब वही है। तो पूछ रहा है इसका ऑथर का क्या मतलब है, इससे ऑथर क्या बोलना चाहता है। तो इसका आंसर होगा, नेचर इज वेरी ब्यूटीफुल इफ समवन लुक्स एट इट्स क्लोजली देन ही विल बी अंडर इट्स कंट्रोल। मतलब कि नेचर जो बहुत ही सुंदर है, अगर वो इसको करीब से आके देखेगा तो नेचर उस पर अपना वश कर लेगा। यही बोलता है मैग्निफिकेंस का मतलब, यही हुआ नेचर का मैग्निफिकेंस का मतलब। अब क्वेश्चन 6 जो हम लोग का है, क्वेश्चन 6 बोल रहा है, हाउ वर द किंग फिशर एंड ओपन बिल्ड स्ट्रोक्स डिस्क्राइब्ड। जो हम लोग का किंग फिशर है और ओपन बिल्ड स्ट्रोक्स उसको डिस्क्राइब करें, तो इसका होगा कि जो पैसे दिया हुआ है, एमंग द बर्ड्स किंग फिशर वेयर द स्टार्स ऑफ द शो एंड ओपन बिल्ड स्ट्रोक्स स्टूड स्टेंगली लाइक फ्लोइंग आवर प्रोग्रेस थ्रू देयर रिमार्केबल किंगडम। ये इसका आंसर हो गया। और इसका लास्ट क्वेश्चन जो है इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी पहले क्वेश्चन बताते हैं, व्हाट वेयर द चीतल डियर एंड द वाइल्ड बोर डूइंग व्हेन द मोटरफुट वेंट पास देम। जब उन जो चीतल डियर है और वाइल्ड बोर है उन लोग के पास से जब मोटर बोट गुजरा तो उन लोग क्या कर रहा था उस टाइम। यहाँ पर वाइल्ड बोर का मतलब हो गया जंगली सुअर, तो यहाँ पर वाइल्ड बोर ये हो गया, और चीतल डियर, तो ये दोनों के बारे में पूछ रहा है। तो आंसर हो जाएगा इसका, चीतल डियर डायरेक्टली ब्राउजिंग ऑन fresh outcrops of leaves and wild boar was spotted searching for the succulent root। वो जो चीटल डियर है वो फ्रेश क्रोक मतलब जो फ्रेश लीफ होता है, नाजुक पत्ते को खोज रहा था चीटल डियर। और जो वाइल्ड बोर है वो ससेट का मतलब होता है रसीला, और रसीला रूट को खोज रहा था अपने खाने के लिए। तो इसका आंसर हो गया।
तो हम लोग का सेक्शन है कंप्लीट। अब सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन बी हम लोग का पैसे राइटिंग सेक्शन है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है लेटर टू एडिटर। हम इसका फॉर्मेट भी आप लोगों को बता दिए। चलिए कोई नहीं, हम इसमें फिर से आपको बता देते हैं कैसे लिखना है हम लोग को। तो हम लोग क्वेश्चन बोल रहा है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया रांची अबाउट द मिसयूज एंड पुअर मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक पार्क इन योर एरिया। साइन योर नेम एज प्रीति कृष्णा, CS आनंद विहार रांची। यहाँ पर आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया क्या क्या लिखना है आपको एक लेटर लिखना है एडिटर के पास आपको लेटर लिखना है। तो उसका फॉर्मेट आपको बता दिया था पहले। सबसे पहले आपको सेंट्रल एड्रेस लिखना है, जो लेटर को लिख रहा है, जो लेटर को भेजेगा उसका एड्रेस सबसे पहले होगा। फिर उसके बाद डेट को आप ऐसा ही लिखे होंगे। नहीं तो अगर आप इसको मैथमेटिकल वर्ड में लिखोगे ऐसे करके तो आपका नंबर कट सकता है इसमें। और फिर उसके बाद आ गया हम लोग का रिसीवर एड्रेस, जो लेटर को रिसीव करेगा वो। और फिर उसका सब्जेक्ट को आप जितना छोटा लिखिएगा वही सही है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है हम वही उतारेंगे, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे यही उतारे होंगे, मिसयूज एंड पुअर मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक पार्क। उसके बाद यहाँ सैल्यूटेशन, यहाँ पर हम लोग को रिस्पेक्ट देना है, वहाँ पर सैल्यूट करना है जो सर या मैम है। फिर यहाँ से हम लोग को लेटर स्टार्ट करना है यहाँ से। थ्रू द मीडियम ऑफ योर न्यूज़पेपर कॉलम आई वांट टू टेल द गवर्नमेंट एंड देयर एम्प्लॉयज़ अबाउट द पार्क ऑफ माई एरिया। हम आपके लेटर के माध्यम से अपने गवर्नमेंट को और एम्प्लॉय को बताना चाहते हैं कि हम लोग का जो एरिया का जो पार्क है उसका हालत क्या है। या आप इसके जगह आप ये भी लिख सकते हैं, ऑथर टूवर्ड्स द पुअर अथॉरिटी टूवर्ड्स द पुअर मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक पार्क इन माई एरिया। मतलब कि आपको यहाँ से यहाँ तक तो सेम ही लिखना है। थ्रू द मीडियम ऑफ यूनिट, यहाँ से यहाँ तक तो आपको सेम लिखना है। उसके बाद आप इस वर्ड को लिखिए या फिर इसको लिखिए, वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन आपने क्या लिखा वो आप पर डिपेंड करता है। तो ये दोनों में से आपको कोई वर्ड लिखना था। अब बहुत सारे लोग तो यही लिखे होंगे, पर कोई नहीं, आपको जो वहाँ पर लिखे होंगे वो सही हो जाएगा। लेकिन आपको कुछ इसी से मिलता जुलता लिखना होगा वहाँ पर। तो आप लोग जानिए क्या लिखे होंगे, अब मुझे तो नहीं पता। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं आप जो लिखे हैं वो इससे अलग है, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए कि आप क्या लिखें। फिर हम आपको बताएंगे वो सही है गलत है, आपको इसमें नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा। और इसके बाद जो इसका बॉडी पार्ट है वो तो हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसका बॉडी पार्ट सबका अपना अपना अलग नज़रिए से लिखने का, तो हम नहीं लिखेंगे इसको। तो आप अपना देख लीजिएगा आपने क्या लिखा, फिर लास्ट में अपना सिग्नेचर। आप अगर लड़का है तो कृष्णा, लड़की है तो प्रीति। और अगर किसी को लगता है कि हम अपना बॉडी पार्ट भी कमेंट में लिखेंगे तो आप अपना बॉडी पार्ट को भी कमेंट में लिख सकते हैं। हम वहाँ पर आपको चेक करके बता देंगे कि आपका सही है या फिर कहाँ गलत है, वो आपको बता देंगे हम। तो चलिए ये हम लोग कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर आता है हम लोग का रिपोर्ट राइटिंग हम लोग को कोई भी सेट में दिया हुआ नहीं था, लेकिन ये क्वेश्चन आ गया है क्योंकि वहाँ पर जो हम लोग को दिया हुआ था इसका सिलेबस, तो सिलेबस में रिपोर्ट राइटिंग का जिक्र किया हुआ था, लेकिन सेट में कोई भी क्वेश्चन में रिपोर्ट राइटिंग नहीं दिया हुआ था। ये रिपोर्ट राइटिंग कुछ नहीं होता, जो आर्टिकल लिखते हैं वैसा ही एक रिपोर्ट राइटिंग भी होता है। तो इसमें सबसे पहले अपना हेडिंग देना पड़ता है। हेडिंग क्या हम लोग का हेडिंग है, तो इसमें हम लोग को हेडिंग था जो इस साल एनुअल फंक्शन से सेलिब्रेट हुआ है उसको अपने स्कूल मैगजीन में पब्लिश करना है। तो ये रिपोर्ट लिखना है हमको। सबसे पहले अपना हेडिंग लिखनी है, फिर यहाँ जिसका नाम है बाय जया जतिन, लड़का है तो जतिन और लड़की है तो जया, और इसके यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर देंगे। अगर आप लोग स्टार्टिंग यहाँ पर हम ऐसे किए, दिस ईयर्स एनुअल डे प्रोग्राम इज़ द बेस्ट कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। इस साल का जो एनुअल डे प्रोग्राम था वो बाकी सब ईयर से सबसे अच्छा था। तो आपने स्टार्टिंग कैसे किया और आपका बॉडी क्या है ये तो आप देख लीजिएगा अपने इस हिसाब से, लेकिन इसका स्टार्टिंग मैंने इस तरह किया है, तो मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने इस तरह किया। तो अगर आप लोग और कुछ और अच्छा स्टार्टिंग करेंगे तो आपको कुछ और अच्छा मार्क्स मिलेगा। बोला जाता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो अगर आपका स्टार्टिंग अच्छा है तो एग्जामिनर उतना ध्यान से नहीं देखेगा, बीच का कंटेंट उतना ध्यान से नहीं पढ़ेगा। आपका स्टार्टिंग अगर अच्छा हो गया तो बीच में आप थोड़ा बहुत भी अच्छा लगेगा तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। और लास्ट में फिर जिसे आर्टिकल में कंप्लीट करते थे वैसे आर्टिकल में कंप्लीट कर देना है। बस आपका स्टार्टिंग का मेन पॉइंट यही था जो आपको हम बता दिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना हेडिंग लिखना है और फिर ये बॉडी के बाद स्टार्ट करना ऐसे था। तो ये हो गया हम लोग का। और बीच में आप क्या लिखें बॉडी अपना, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, या फिर आपने जो लिखा होगा अपने हिसाब से लिखा होगा, तो इसलिए हम यहाँ पर कुछ बोले नहीं है। लेकिन आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं बॉडी में। हम बताते हैं आप लोगों को आप क्या क्या लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। सबसे पहले कि आप इसके बाद यहाँ कंप्लीट किए, इसके बाद आप लिख सकते थे कि यहाँ पर जो इस साल जो थे, इस साल के चीफ गेस्ट जो हम लोग के डिस्ट्रिक्ट के DC थे वो आए थे हम लोग के चीफ गेस्ट बन के। और यहाँ से फिर बहुत सारे प्रोग्राम हुए जिसमें बहुत से नाटक हुए, सब लोग बहुत ही खुश थे। ये सब आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। और जिस तरह आर्टिकल लिखते हैं उसी तरह इसको लिख देना था। और हम लोग को थर्ड आता है आर्टिकल राइटिंग में भी वैसे ही है। सबसे पहले हमको अपना देना है
हेडिंग के बाद बाय किशोर या कोयल, आप जो लड़की हैं तो कोयल, लड़का है तो किशोर, यहाँ से फिर उसी को आगे हमको बढ़ा देना है। ये बॉडी पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो गया। यहाँ पर हमको लिखना था आर्टिकल राइटिंग, इस पर टॉपिक था हम लोग का कि जो आजकल जो प्राइस जो है इसेंशियल हम लोग का जो चीज़ है, जो हम लोग रोज़मर्रा का जो चीज़ है, जो हम जिसको हम लोग रोज़ यूज करते हैं, उसका प्राइस हाई हो रहा है। तो इसी के बारे में आपको एक न्यूज़पेपर में अपना आर्टिकल पब्लिश करना था, तो उसमें आपको आर्टिकल लिखना था। तो ये आपका हो गया स्टार्टिंग इस तरह की है। द प्राइस ऑफ इसेंशियल कॉमोडिटीज आर राइजिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स एंड दिस इज अ वर्ल्ड वाइड फिनोमिना एंड इंडिया इज नॉट एक्सेप्शन। जो आजकल कोई सामान का जो हम लोग का कीमत है बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा फैल रहा है, बहुत जल्दी जल्दी ये बढ़ रहा है, और ये पूरा दुनिया भर में हो रहा है, और इंडिया भी इससे बचा हुआ नहीं है, इंडिया में ये बहुत ही जल्दी जल्दी फैल रहा है। द प्राइस ऑफ एवरीथिंग आर राइजिंग अप रैपिडली, जो जितना भी चीज़ का प्राइस है वो जल्दी जल्दी बढ़ रहा है। तो उसके बाद यहाँ पर लिख दिया कि आप क्या किया, रोज़ यूज़ करते हो, आपको क्या दिक्कत हो रही है आज के बाद यूज़ करने में, प्राइस बढ़ गया तो आपको यूज़ करने में दिक्कत पड़ती है, तो वही सब आपको यहाँ पर लिख देना है। तो आपने लिखा ही होगा। तो अब हम लोग सेक्शन सी की तरफ बढ़ गए हैं। सेक्शन सी जो है हम लोग का लिटरेचर का पार्ट है, और ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी हमको इसका जो आंसर है शॉर्ट वर्ड में देना है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसका। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें बोल रहा है, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द अर्थ एज गुड एंड रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बींग। हम लोग एक अच्छे ह्यूमन बींग होने के नाते अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या दिखाते अर्थ के टुवर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा, एज ए रेसिडेंसी ऑफ प्लैनेट अर्थ इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी टेक केयर ऑफ द अर्थ, टू प्रोटेक्ट द प्लेस दैट वी फाइंड होम, not for only our resources for survival but also for future generation. We can take action to protect the earth by recycling, reusing and compositing, make a better transport choose and reducing electric use and many other things. हम एक अच्छा नागरिक होने के नाते अपने अर्थ को हमें अपने अर्थ को बचाना चाहिए, अपने अर्थ को बचाना चाहिए। हमें उसका टेक केयर करना चाहिए, ना कि अपने यूज के लिए, बल्कि फ्यूचर जो जनरेशन आएगा उसके लिए भी हमें अपने अर्थ को बचाना है। तो हम इसको कुछ तरीक़ों से बचा सकते हैं, जैसे कि हो गया हमारा एक इलेक्ट्रिसिटी को बचा के, जो हम लोग ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बर्बाद करते हैं उसको ना करके, कोई भी सामान हम यूज करते हैं उसको रीयूज करके, रिसाइकल करके। जैसे बोतल हो गया, बोतल बनते आ रहा उसका वो तो जल्दी ख़त्म होता नहीं है, वो डिस्ट्रॉय होता नहीं है, बोतल डिकम्पोज होता नहीं है। तो उसको रीयूज करने के लिए, यानी हम कोई बोतल लेते हैं उसको फेंकिए नहीं, उसको डस्टबिन में डालिए, और फिर वहाँ डस्टबिन से वो दोबारा कंपनी उसको रिसाइकल करके हम लोग को दोबारा देगा यूज करने के लिए। तो वही हो गया। और फिर हम अच्छे ट्रांसपोर्ट यूज करके, बेटर ट्रांसपोर्ट मतलब कि जो पेट्रोल और डीजल गाड़ी जाती है उसके अलावा बैटरी का गाड़ी चलाएं, इससे हमारा इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा, वो बोल रहा है। और फिर बस यही सब, और कुछ और अलग से बहुत से चीज़ होते हैं, उसको भी हम लोग को करना चाहिए। और फिर उसके बाद बोल रहा है क्वेश्चन 12, व्हाई डिड टैपलो गो टू अ स्कूल एंड हाउ वर रिजल्ट अनाउंस इन दिस स्कूल। जो टैपलो स्कूल क्यों जाता था, मतलब कि उसको जाने का रीज़न क्या था स्कूल। यहाँ पर क्वेश्चन लिया जाता है, वहाँ पर क्वेश्चन देना चाहिए था कि लास्ट डे जो टैपलो है वो स्कूल क्यों गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो टैपलो लास्ट डे स्कूल गया था क्योंकि वह अपना एक दिन के स्कूल को मिस कर दिया था, इसलिए उसको लास्ट दिन अपना स्कूल जाना पड़ा था। तो यही है, टैपलो डिड नॉट go to a school in the previous day and missed his classes, therefore to complete the extra class work he went to the school. It was a rule that result would be announced by the headmaster alone। लेकिन जो टैपलो है वो स्कूल नहीं, एक दिन स्कूल नहीं गया था, इसके कारण उसको दोबारा स्कूल जाना पड़ा अपने एक्स्ट्रा वर्क को करने के लिए। और उस स्कूल का एक रूल था कि जो हेडमास्टर है वही यहाँ का रिजल्ट अनाउंस करेगा। बट बहुत सारे टीचर ऐसा था कि वो रिजल्ट पहले ही अनाउंस करता था। यहाँ के देखेंगे, द अदर टीचर डिड नॉट केयर फॉर दिस रूल बट क्रॉकर हैरिस वाज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, ही नेवर डिसओबेड द रिजल्ट, डिसक्लोज द रिजल्ट लाइक द अदर टीचर। जो अदर टीचर थे वो रिजल्ट को पहले बता देते थे बच्चों को कि तुम्हारा इतना मार्क्स आया, इतना मार्क्स आया। बट जो क्रॉकर हैरिस थे वो रिजल्ट को बता देते थे, वो प्रिंसिपल के रूल को फॉलो करते थे, और रिजल्ट आने के दिन ही उन्हें बच्चे को रिजल्ट पता चलता था। तो इसका आंसर ये हो गया। और फिर क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द राइटर गोइंग टू द माउंट कैलाश एंड व्हाट डिड लैमो गिव टू हिम। जो ऑथर हैं
वो माउंट कैलाश पर क्यों गए थे, उनका पर्पस क्या था माउंट कैलाश पर जाने का। तो इसका आंसर हो जाएगा द पर्पस ऑफ द ऑथर जर्नी टू द माउंट कैलाश वाज टू कंप्लीट द कोरा को कंप्लीट करना था। क्यों? क्योंकि बिकॉज ही वांट टू इम्प्रूव इज पॉजिटिव थिंकिंग, वो अपने पॉजिटिव थिंकिंग को इम्प्रूव करना चाहते थे, इसलिए वो माउंट कैलाश पर चढ़े। द लैमो गिव द ऑथर अ लॉन्ग स्लीव सीप स्किन कोट, जो लैमो है उन्हें एक लॉन्ग सीप स्किन कोट देता है जो कि उन्हें ठंड के वेदर से बचाता भी है। ये हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 14 बोल रहा है डू यू थिंक फादर टू सन इज फेयरली यूनिवर्सल डिस्कस। बोल रहा है जो फादर टू सन पोएम है वो फेयरली यूनिवर्सल है यानी यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसको डिस्कस करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा द पोएम इज फेयरली यूनिवर्सल एट टाइम्स। The lack of mutual understanding between a father and a son creates a lot of misunderstanding. Conflict like this is quite common in many households. It is also known as generation gap. इसका आंसर हो जाएगा कि हाँ ये फेयरली यूनिवर्सल है, यानी सभी के घर में ये होता है आजकल। उसके बेटे और बाप में लड़ाई, दोनों में नोक-झोंक होते रहता है, क्योंकि जो उसका पापा है वो हल्का पुराना ज़माना का है, वो चाहता है कुछ और, उसके बेटा कुछ और कर देता है, यानी उसका बेटा जो मॉडर्न हो गया है वो आजकल के ज़माने के साथ जीना चाहता है, पर उसके पापा जो हैं वो पुराने ख्यालात के हैं। वो चाहते हैं मैं बेटा नहीं, मेरा बेटा भी वैसा ही बने, इसलिए दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है हमेशा, और इसी को हम लोग जनरेशन गैप भी बोल सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया। और क्वेश्चन 15 हम लोग से बोल रहा है what according to the poem childhood is involved in the प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप। जो चाइल्डहुड है उसमें कौन कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है जब वो बड़ा होता है। तो इसका आंसर है अकॉर्डिंग टू द पोएम द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप हैज़ टू पास थ्रू डिफरेंट स्टेजेस। द फर्स्ट स्टेज इज व्हेन वन starts differentiating between reality and the imaginative reals, and when a person become logical, rational and is able to maintain individual thoughts, he is assumed to be grown up, and also he is said to be grown up when he becoming independent and mature। जो ऑथर है वो यहाँ पर जो बच्चे का बढ़ने का जो उम्र है उसमें कुछ बहुत सारे स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि पहला स्टेप हो गया वो डिफ्रेंशिएट करना जान जाता है कि क्या रियल है या इमेजिन है, अपने ख्याली दुनिया को और जो दुनिया में चल रहा है अभी उसमें वो डिफ्रेंशिएट कर लेता है कि नहीं ये दुनिया सही, मतलब कि ये दुनिया जो है ये बस टीवी की शो के लिए ही है, ये हम लोग का ख्याली दुनिया है, ये बस हम लोग को इंटरटेन करने के लिए है, और जो रियलिटी दुनिया है उससे वो समझ आता है कि हाँ ये रियल दुनिया है। और उसके बाद फिर वो लॉजिकल बन जाता है और उसके पास अपना माइंड डेवलप हो जाता है, वो अपना थॉट खुद से बनाने लगता है, और ये वह कोई भी काम करने के लिए किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता। अब क्वेश्चन नंबर 16, वाई डिड आइंस्टीन से आई कांट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स। आइंस्टीन क्यों बोलते हैं उन्हें कोई पॉइंट नज़र नहीं आता है डेट को याद करने में, डेट को लर्न करने में। इसका आंसर हो जाएगा आइंस्टीन सेड व्हेन द हिस्ट्री टीचर मिस्टर ब्राउन आस्क्ड हिम अबाउट द dates of the Waterloo battle, he replied honestly that he did not like learning dates at all as there is no use of it. This could be assimilated from the books anytime by just looking them up, and for him learning fact was not education। वो बोलते हैं कि आइंस्टीन बोलते हैं जब उनसे उनका एक हिस्ट्री टीचर है मिस्टर ब्राउन, वो उससे पूछता है कि बताओ वाटरलू जब बैटल हुआ था उसका डेट क्या है, तो आइंस्टीन बोलते हैं कि मुझे माफ़ कीजिएगा सर, मैं ये नहीं कर सकता, मुझे ये सब पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता है। वो बोलते हैं कि लर्निंग डेट करना में कोई भी एक एजुकेशन का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं हुआ, हम डेट को कहीं से भी इसका कोई यूज होता ही नहीं है, हम डेट को उसके बुक में लिखे हुए पेज से निकाल के पढ़ सकते हैं, इसका कोई एजुकेशन में पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता है, इसलिए उन्हें डेट याद करने में कोई फैक्ट नज़र नहीं आता। इसका सेक्शन कैसे हो जाएगा। और फिर बढ़ते हैं 17 का क्वेश्चन की तरफ। ये हम लोग का सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन है। हु वाज डॉक्टर एंड्रयू, वेयर वाज ही वर्किंग। डॉक्टर एंड्रयू कौन थे और वर्क कहाँ करते थे। डॉक्टर एंड्रयू वाज ए यंग मैन, जो डॉक्टर एंड्रयू है वो यंग मैन है हु जस्ट रिटर्न फ्रॉम अ मेडिकल कॉलेज, वाज क्वाइट न्यू, ही वाज ए न्यूली अपॉइंटेड मेडिकल प्रैक्टिशनर हु वर्कड अंडर डॉक्टर एडवर्ड पेज इन अ स्मॉल माइनिंग टाउन। डॉक्टर एंड्रयू है वो एक यंग मैन है और वो भी हाल फिलहाल में ही एक नए मेडिकल कॉलेज से अपनी डिग्री लेके आए हैं, और ये अभी नया में ही एक प्रैक्टिशनर की उपाधि में वर्क करते हैं
डॉक्टर एडवर्ड पेज के अंदर, और ये छोटे से माइनिंग टाउन में रहते हैं। माइनिंग टाउन मतलब जहाँ खुदाई होता है उस शहर में, जैसे यहाँ पर झारखंड में हो गया जमशेदपुर टाटा टाइप का जो शहर है जहाँ पर कोयला निकलता है, वहाँ पर ये माइनिंग टाउन हो गया। तो इसी तरह ये भी एक छोटे से माइनिंग टाउन में रहते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन 17 में कंप्लीट हो गया। और आप ध्यान दिए होंगे जो सेक्शन सी का जो क्वेश्चन है वो मात्र ऊपर का 2 क्वेश्चन छोड़ के नीचे के जितना क्वेश्चन है 13, 14, 15, 16, 17 सभी क्वेश्चन पुराने क्वेश्चन पूछे हुए, यानी सेट से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो हम आप लोगों को पहले ही बता दिए थे सेट, जब हम सॉल्व कर रहे थे इंग्लिश का, तो आपको बताया थे कि आप सेक्शन सी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा तीनों सेट का, क्योंकि जो इस सेट का क्वेश्चन ये फिक्स से आना ही आना है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा और पढ़ा होगा तो आप लोगों का पक्का एग्जाम अच्छा गया होगा। अब हम सेक्शन डी पहुंच गए हैं। अब हम सेक्शन डी पहुंच गए हैं। सेक्शन डी हम लोग का जो है 5 मार्क्स कैरी करता है और इसमें 2 क्वेश्चन है, ये भी रेयर का ही पार्ट है। तो सबसे पहले क्वेश्चन 18 देखते हैं। क्वेश्चन 18, सॉरी गैस, यहाँ पर हम क्वेश्चन 18 का PDF बनाना भूल गए, तो हम आपको इसे क्वेश्चन बोल के हिंदी में एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर आपने वैसा ही लिखा होगा तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है हाउ वाज डॉक्टर एंड्रयू मनसून टू जस्टिस टू हिज प्रोफेशन। जो डॉक्टर थे डॉक्टर एंड्रयू, वो अपने प्रोफेशन को कैसे जस्टिस किए। तो इसका आंसर हो जाएगा शाम में वो अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ाई करके आए थे। शाम में उनकी गर्लफ्रेंड के साथ उनकी लड़ाई हो गई थी, तो पूरा उदास थे और घर आए अपने। और घर आए तो देखे कि वहाँ पर एक जॉय नाम के एक इंसान है, जॉय मॉर्गन, वहाँ पर वेट कर रहा था डॉक्टर साहब का। और वेट इसलिए कर रहा था कि उसकी जो बीवी है वो 20 साल के बाद, शादी के 20 साल के बाद आज वो पहली बार बच्चा देने वाली है। तो डॉक्टर साहब को अपने साथ लाना चाहते थे कि अपनी बीवी और अपने होने वाले बच्चे की देखभाल के लिए। तो वहाँ पर वो गए और वहाँ जाने के बाद उन्होंने देखा कि जो बच्चा हुआ है उनका उसका कंडीशन बहुत ही ख़राब है, ना वो सांस ले रहा था, ना हिल रहा था, ना ही रो रहा था। तो वहाँ पर बच्चे के साथ ट्रीटमेंट किए, जैसे कि पहले उसको तौली से लगने, कुछ असर नहीं हुआ। फिर हॉट एंड कोल्ड वाटर ट्रीटमेंट दिए, उससे भी कुछ असर नहीं हुआ। फिर उसके बाद अपने दोनों हाथ से उसको पंप किए, यानी उसके चेस्ट को दबाएं, तो उसका धीरे धीरे उसमें असर आना स्टार्ट हुआ। और फिर यही काम वो दोबारा किए और अगले लास्ट में वो बच्चा जो है वो उसमें हरकत हुआ और वो रोना स्टार्ट कर दिया। तो इसी से पता चलता है कि वो इसी से वो अपने प्रोफेशन था उनका डॉक्टर, उसको ये जस्टिस दिलाएं। तो यही आंसर होगा इसका। अगर आपने भी इसी तरह से लिखा होगा आंसर को तो आपका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन 90 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 90 जो हमसे बोल रहा है डिस्क्राइब द ऑथर फिजिकल कंडीशन इन डचन। ये भी क्वेश्चन सेट का ही है और इसमें आंसर हो जाएगा द ऑथर कंडीशन द ऑथर वाज नॉट फिजिकली वेल व्हेन ही रीच्ड डचन। When he reached Durban, the high altitude was giving him health problem. His nose were blocked due to the cold wind at होर है यहाँ पर। होर में उनका जो होर में ठंड के कारण उनका नाक पर जम गया था और उनका फिजिकल कंडीशन बहुत ही ख़राब हो गया था वहाँ पे। अब हम सेक्शन डी पहुँच गए हैं। अब हम सेक्शन डी पहुंच गए हैं। सेक्शन डी हम लोग का जो है 5 मार्क्स कैरी करता है और इसमें 2 क्वेश्चन है, ये भी रेयर का ही पार्ट है। तो सबसे पहले क्वेश्चन 18 देखते हैं। क्वेश्चन 18, सॉरी गैस, यहाँ पर हम क्वेश्चन 18 का PDF बनाना भूल गए, तो हम आपको इसे क्वेश्चन बोल के हिंदी में एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर आपने वैसा ही लिखा होगा तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है हाउ वाज डॉक्टर एंड्रयू मनसून टू जस्टिस टू हिज प्रोफेशन। जो डॉक्टर थे डॉक्टर एंड्रयू, वो अपने प्रोफेशन को कैसे जस्टिस किए। तो इसका आंसर हो जाएगा शाम में वो अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ाई करके आए थे। शाम में उनकी गर्लफ्रेंड के साथ उनकी लड़ाई हो गई थी, तो पूरा उदास थे और घर आए अपने। और घर आए तो देखे कि वहाँ पर एक जॉय नाम के एक इंसान है, जॉय मॉर्गन, वहाँ पर वेट कर रहा था डॉक्टर साहब का। और वेट इसलिए कर रहा था कि उसकी जो बीवी है वो 20 साल के बाद, शादी के 20 साल के बाद आज वो पहली बार बच्चा देने वाली है। तो डॉक्टर साहब को अपने साथ लाना चाहते थे कि अपनी बीवी और अपने होने वाले बच्चे की देखभाल के लिए। तो वहाँ पर वो गए और वहाँ जाने के बाद उन्होंने देखा कि जो बच्चा हुआ है उनका उसका कंडीशन बहुत ही ख़राब है, ना वो सांस ले रहा था, ना हिल रहा था, ना ही रो रहा था। तो वहाँ पर बच्चे के साथ ट्रीटमेंट किए, जैसे कि पहले उसको तौली से लगने, कुछ असर नहीं हुआ। फिर हॉट एंड कोल्ड वाटर ट्रीटमेंट दिए, उससे भी कुछ असर नहीं हुआ। फिर उसके बाद अपने दोनों हाथ से उसको पंप किए, यानी उसके चेस्ट को दबाएं,
तो उसका धीरे धीरे उसमें असर आना स्टार्ट हुआ और फिर यही काम वो दोबारा किए और अगले लास्ट में वो बच्चा जो है वो उसमें हरकत हुआ और वो रोना स्टार्ट कर दिया। तो इसी से पता चलता है कि वो इसी से वो अपने प्रोफेशन था उनका डॉक्टर, उसको ये जस्टिस दिलाएं। तो यही आंसर होगा इसका। अगर आपने भी इसी क्लास लिखा होगा आंसर को तो आपका सही हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन 19 देखते हैं। क्वेश्चन 19 हमसे बोल रहा है डिस्क्राइब द ऑथर्स फिजिकल कंडीशन इन डर्चन। ऑथर का फिजिकल कंडीशन डर्चन में क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा द ऑथर वाज नॉट फिजिकली वेल व्हेन ही रीच डर्चन। द हाई एल्टीट्यूड वाज गिविंग हिम हेल्थ प्रॉब्लम। जो डर्चन में उनका फिजिकल कंडीशन बहुत ही ख़राब था। जो वहाँ का हाई एल्टीट्यूड था यानी जो ऊंचाई था वहाँ का, उनको ख़राब जो उनका जो तबीयत है उससे ख़राब हो रहा था। His nose were blocked due to the cold wind at Hor and he was not able to sleep well at night। उनका जो नाक था वो पूरा ब्लॉक हो चुका है ठंड के कारण, क्योंकि होर में बहुत ज़्यादा ठंड था। उनका नाक पूरा ब्लॉक हो गया और वो रात भर सो नहीं पाए थे। और इसके बाद he gasped for oxygen, could breathe through one nostril only। He felt that if he went to sleep he would never wake up। उनका ये वो इनका जो नाक था ब्लॉक था, बस उनका एक ही नाक थोड़ा सा ओपन था जिनसे जिससे वह सांस ले पाते थे और वह सोने की कोशिश करते थे। बट अगर वह उनको डर था कि अगर वह सोएंगे तो वो सुबह अगली सुबह उठ नहीं पाएंगे, तो यही डर से वह रात भर सो भी नहीं पाए। And the next day, Satan took him to the Durchan Medical College, and the doctor there gave him medicine that gave him relief। जो वहाँ का जो टी सेतन है, सॉरी सेटन सेतन जो है वहाँ पर उनका ड्राइवर था। वो उनको नेक्स्ट मॉर्निंग मेडिकल कॉलेज ले गया जहाँ पे उनको डॉक्टर दवा दिया जिससे उनको रिलीफ मिला और वो फिर आराम से रहे। यही था इसका आंसर और आप लोग का पूरा कंप्लीट हो चुका है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो। और अगर इस वीडियो को शेयर करते हैं तो आपके दोस्तों को भी इसका लाभ मिलता है। वो आपके जो दोस्त है वो भी जान पाएंगे कि एग्ज़ाम में जो लिखे हैं वो सही है गलत है। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए ओके बाय। राम जी आपके परिवार को और आपको खुश रखे।